चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही की, उन्हें खबर ही नहीं है कि रुख बदल रही है हवा। तो आज हम लोग मिशन JRF 2024, तो जिस प्रकार से यह सीरीज चल रहा है, एक एक करके हम लोग JRF का फर्स्ट पेपर अभी पहला ही अध्याय देख रहे हैं। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने आपको बताया था कि आप खुद हैं। मोटिवेशन, आपने एक बार भी कमेंट नहीं किया कि सर 2 दिन हो गया आपने वीडियो नहीं डाला, ना तो लाइक किया। इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होती है मेरे दोस्त। मैंने तो कह दिया कि JRF इस बार निकल जाएगा, लेकिन अगर मेरे साथ जो पढ़ना चाहता है, जो हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, कम से कम वो तो कमेंट करें। इस प्रकार से सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अपने अनुसार जहाँ तक मेहनत कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। तो इसी के साथ आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे, लेकिन वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। किसी भी टॉपिक को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे साथ पढ़ने में तभी आपको मजा आएगा जब आपके सामने किताब होगी। मैं केवल एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब मैं प्रेटिसेट आपको सॉल्व करवाऊंगा, जब इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि JRF जो है हमेशा लैंग्वेज के साथ खेलता है। ऐसा साहित्यिक हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द उठा के दे देगा कि आपको ऑप्शन पता रहेगा कि कौन से किस प्रकार से रहेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा और आप उसी में परेशान हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है, देखिए सेकंड पेपर पे तो आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन कहने का मतलब है कि एक किताब आपके पास होनी चाहिए। दृष्टि पब्लिकेशन की किताब हमारे पास है, मैं उसी से आप लोगों को पढ़ाता हूँ और ज़्यादा यूट्यूब पर इसी से आप लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन कहने का मतलब जिस प्रकार से मेरा जहाँ तक प्रयास रहता है कि एक एक शब्द को बारीकी से समझाऊँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है अधिगम उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखना। तो यहाँ पर है हमारा आज का टॉपिक अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक जीवन में लिखना। तो इस आधार पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन भर घटित होता है। अधिगम का मतलब मैं आप लोगों को कई बार सिखा चुका हूं कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, और यह कहीं भी प्रक्रिया लागू हो सकती है। आप कहीं भी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अधिगम, हर जगह अधिगम शब्द का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं। जैसे अधिगम शिक्षण, अधिगम मतलब कहने का मतलब हर एक चीज अधिगम है। अधिगम का मतलब जीवन निरंतर चलने वाली क्रिया जो होती है। तो यह बात आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, कहने का मतलब है, यहाँ पर सबसे पहले मेरा काम है कि मैं पढ़ करके समझाता हूँ, और ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाता है। किताब का ही जस्ट एकदम कॉपी और पेस्ट कर दिया जाता है, ऊपर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं किताब हाथ में लेता हूँ, किताब ये रही। तो आपको मैं बता दूं कि उद्देश्यपूर्ण अधिगम अवश्य रूप से घटित होता है। कहने का मतलब है उद्देश्यपूर्ण अधिगम अवश्य रूप से घटित होता है। हम अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। विद्यार्थी अधिगम का उद्देश्य पहले निर्धारित कर संगठित करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आप क्या किए होंगे, अपना एक उद्देश्य निर्धारित किए होंगे कि मैं JRF इस बार निकालूंगा। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि JRF आपका उद्देश्य है, तो यह उद्देश्य इतना छोटा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है नेट और JRF निकालना। नेट निकालना आसान होता है, अगर आपको अपने पेपर में पकड़ है तो हो सकता है नेट निकल जाए। लेकिन कहने का मतलब अगर आपको JRF निकालना है, मैं बता दे रहा हूं कि JRF निकालने के बाद जो 2 साल तक फेलोशिप लगभग 24 से 28 हज़ार मिलता है। उसके बाद 2 साल के बाद जब आप सीनियर फेलोशिप के लिए जाते हैं SRF के लिए, तो वहां पर 41 हज़ार पर मंथ हो जाता है। वो भी फेलोशिप बढ़ने वाला है। ये सोचिए कि 41 हज़ार पर मंथ पाने के बाद आप भारत के किसी भी कोने में जा करके बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जहां आपको अनुकूल परिस्थितियां मिले, वहां पर जा करके आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो यह छोटी चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले क्या करता है कि विद्यार्थी सबसे पहले अपना एक उद्देश्य बनाता है, और उद्देश्य बनाने के लिए वह उस शिक्षक के पास जाता है जो उसे लगता है कि यह शिक्षक बहुत महान है, जो मेरे समस्याओं को हल कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को गणित पढ़ना है तो वह उस व्यक्ति के पास या उस शिक्षक के पास जाएगा जहां उसे संतुष्टि मिलेगी। यह चीज़ें इस किताब में लिखी हुई हैं, मैं सीधे सीधे पढ़ करके आपको समझा दे रहा हूँ कि उद्देश्यपूर्ण अधिगम अवश्य रूप से घटित होता रहता है। विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्य पहले से निर्धारित कर संगठित रूप से क्रियाशील होता है। यदि बालक गणित सीखना चाहता है तो वह ऐसे व्यक्ति या शिक्षक के पास जाएगा जो उसे गणित के सिद्धांत व व्यवहार सिखा सके। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कुछ यहाँ पर सीखना है। और उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी का मतलब शिक्षक जो होता है अपने शिक्षण कार्य, जो पढ़ाने का कार्य को होता है, इफेक्टिव बनाता है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ, अर्थात जो भी किताब होती है उसे अच्छी तरह से पढ़ता है। वह वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता के रूप में सकारात्मक रूप से प्रभावी बनाते हैं। क्या करते हैं? देखिए, कहने का मतलब एक शिक्षक जो होता है सबसे पहले अपने आप को इफेक्टिव बनाता है, उसके बाद किताब पढ़ाता है, उसके बाद उसे वैज्ञानिक तरीके को लिखने के लिए, कहने का मतलब किस प्रकार से कौन सी चीज़ लिखनी है, और उसे वह क्या करता है, हमेशा एक विद्यार्थी को वह सिखाता है कि आपको कभी भी शिक्षक, मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि कभी भी कोई भी शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को यह नहीं कहेगा कि तुम यह नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो। उसके बाद अगले पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, अधिगम के उद्देश्यों को विस्तृत आयाम देता है। जो सीखने के उद्देश्य हैं, वह जीवन में क्या चीज करना चाहता है उसका क्या करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है कि अगर बालक तुम यह चीज करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे करो। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो फर्स्ट पेपर बहुत बारीकी से पढ़ना है। फर्स्ट पेपर देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरे दोस्त जब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान होता है। आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, 100% कह रहे हैं। हर बार जो उसका लैंग्वेज है वो जटिल होता जा रहा है। नीट और जीआरएफ का मैं हर साल कम से कम 3-4 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे देखा हूँ, और देखने के बाद सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ ज्ञान देने के लिए। बहुत मेहनत किया हूँ, लगभग 1 महीने लगातार मैं इसी विषय पे चर्चा करता था कि किस प्रकार से आज से लगभग 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले मैं किताब खरीद लिया था। हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपको आगे आगे सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, अधिगम के उद्देश्यों को विस्तृत आयाम देते हैं। कौन देता है? शिक्षक देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद है प्रश्नों के चयन में सुगमता प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं आपको हर एक टॉपिक में बताता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कहां से किस प्रकार से आ सकते हैं, उसी प्रकार शिक्षक भी करता है। शिक्षण के सभी प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के सहयोग प्रदान करते हैं। शिक्षण के सभी प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करते हैं। कौन करता है? एक अध्यापक करता है। शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को संतुलित बनाते हैं। शिक्षण जो अध्ययन करना है, अर्थात कहें कि अधिगम कहें, शिक्षण कहें या अधिगम कहें, की प्रक्रिया को संतुलित बनाते हैं। कौन बनाता है? एक शिक्षक बनाता है। तो यह टॉपिक आपका खत्म हुआ, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पर आपको जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। एक एक चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक में यहाँ पर मैं आपको एक एक टॉपिक समझा देता हूँ। शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। कहने का मतलब है शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज़ आपको मनोवैज्ञानिक, मन से मतलब एक चेतना होती है किसी चीज़ को जानने के लिए। तो यहाँ पर शिक्षण अध्ययन क्या होता है? जब आप भी कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपके मन में एक चेतना होगी, क्यों ना मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से जान लूँ।
तो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, दिशा परक चेतना से परिपूर्ण शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अनुकूल दिशा निर्धारित करता है। क्या करता है? देखिए, दिशा परक चेतना से आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, आप किस दिशा में इच्छुक हैं, आपकी चेतना जो है, इच्छा जो है, किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो उस पर क्या करता है, एक शिक्षक उसे सही दिशा देता है कि आप सच में इस दिशा में जाना चाहते हैं, आप इस योग्य हैं। अगर नहीं हैं तो आपको ये एक काम करना होगा जिससे उसकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमता का पूर्ण विकास होता है। तो क्या करता है, जब कोई शिक्षक यह चीज बताता है तो उससे क्या होता है, विद्यार्थी के जीवन में क्या चीज, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है, जिससे बच्चे को लगता है कि हाँ, मेरे अध्यापक कर रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ, मेरी वह क्षमता है। तो यह चीज़ें जीवन में लागू होती हैं। उसके बाद जो है, साथ ही निर्धारित किए गए लक्ष्य पूर्ण होते हैं। और जब बच्चे को सही दिशा दिखाई जाती है, जब उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पक्ष पर विकास होता है, तब वह लक्ष्य भी पूर्ण होता है। जिस प्रकार आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको ऊपर लिखी हुई आ रही हैं। मैंने किताब बता दिया, आपको किताब सामने रखना है। अगर एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि विकास, विद्यार्थी के विकास के पक्षों में क्या क्या चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए, या फिर एक ही ऑप्शन दे सकता है। लेकिन जेआरएफ में आपको बहुत सारे एक एक सीरियल कर करके केवल 5 सेंटेंस दिए जाते हैं। उसमें से पूछता है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पांचवा सही है। 1 2 3 4 5 सभी सही हैं, 1 3 4 5 सही हैं, 2 4 3 सही हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर अच्छी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले से चलने वाली उनकी सीख प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार एक सकारात्मक और इच्छित दिशा में मोड़ देना, ताकि वे अपनी गतिशील वातावरण के परिवर्तन प्रति खुद को ढाल सकें। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बात लिखी गई है उसका यह मतलब हुआ कि शिक्षक को विद्यार्थी को पहले परखना चाहिए कि वह किस सब्जेक्ट में उसको अच्छा पकड़ है, तो उसे एक दिशा दिखाएगा और उस दिशा में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बताएगा, जिससे कि वह लड़का क्या करे, उस परिवर्तन को, जो कठिनाइयाँ आएंगी रास्ते में, उस परिवर्तन को अपने खुद उसको क्या कर सके, हटा सके रास्ते से। तो यह चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए और ऐसा शिक्षक होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो जेआरएफ के क्वेश्चन हैं वह बहुत जटिल होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद है शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। इसके पहले हम लोग पढ़े थे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत कारण में, विद्यालयीन परिस्थितियां में, बौद्धिक कारक, तो यह सारी चीजें थी। लेकिन अन्य कारक को भी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, मैं तो कहता हूं कि इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन एक बार मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं इसको बहुत बारीकी से समझाया हूं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। पहला था व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत, ठीक। उसके बाद दूसरा था विद्यालयीन परिस्थितियां जो थी, उसमें भी विद्यालयीन परिस्थितियां में भी कई चीज़ बताया था कि विद्यालयीन प्रशासनिक नीतियों के संबंध, प्रचार के साथ शिक्षक का अच्छा व्यवहार, ये, और उसके बाद अपने सहपाठी शिक्षकों के साथ संबंध व्यवहार। तो ये सारी प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताया था बहुत बारीकी से। उसके बाद उसमें और भी चीज़ें बताए थे, ज्ञानात्मक, उसके बाद गत्यात्मक और भावनात्मक पक्ष के बारे में मैंने बताया था आपको, बहुत सारी चीज़ें बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो लेकिन इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के तहत शिक्षण की अभिक्षमता, रुचि, आवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति, भावना, ग्रंथियां इत्यादि होती हैं।
कहने का मतलब अभिक्षमता, जैसे कि क्या होगा कि आप क्वेश्चन करने बैठ जाएंगे, क्वेश्चन आपको आएगा नहीं तो आप क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। जो समस्याएं हैं उनको हटाने के बजाय आप क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे होगा ही नहीं। उसके बाद कहने का मतलब रुचि होनी चाहिए। आपको उसमें रुचि ही नहीं है, आप सोच रहे हैं जेआरएफ निकालना है, इसमें आपको रुचि नहीं है तो क्या फ़ायदा है, नहीं, यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अभिवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियाँ हैं, सहज प्रवृत्तियाँ हैं, भावनाएं, ग्रंथियाँ इत्यादि आदि हैं। सबसे पहले इसमें है अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब एप्टीट्यूड। देखिए अभिक्षमता क्या है, किसी क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता होती है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति होता है तो वह एक काम बहुत अच्छे ढंग से करता होगा अपने पूरे जीवन में। तो कहने का मतलब जिस काम में आप पारंगत हैं वही काम करिए। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मान लीजिए आपको पढ़ाने ही नहीं आता है, बोलने ही नहीं आता है, क्या करेंगे जेआरएफ निकाल करके, पीएचडी कर करके आपको क्या करेंगे? जब आपको पढ़ाने ही नहीं आएगा, बोलने की शैली नहीं होगा तो आप क्या करेंगे पढ़ के? बताइए, पढ़ा पाएंगे आप किसी बच्चे को जब आपके पास बोलने की क्षमता नहीं होगी? तो यह चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे, कहने का मतलब आप सीख सकते हैं। कहने का मतलब आप जब तक पढ़ेंगे, इसीलिए ने कहा जाता है, देखिए आप जब जेआरएफ निकालेंगे तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। आपको बहुत विश्वविद्यालय में जहाँ से आप पीएचडी करेंगे वहाँ आपको किसी क्लास में, बीए में, एमए में, कहीं भी भेजा जाएगा कि आप एक क्लास लीजिए, 2 क्लास लीजिए, आप जिसके साथ रहेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ा लूँगा, मुझे सीखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभिक्षमता का आशय रुझान से है, जो मतलब रुझान से कि मतलब आप क्या करेंगे, रुझान मतलब समझते हैं ना। देखिए अभी चुनाव होता है, रुझान आने बाकी है, मतलब परिणाम से है, परिणाम से है। जो किसी पेशे या कार्य में सफलता पाने हेतु आवश्यक होता है, इसका प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा ही होता है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया ना कि जब आप एडमिशन करवाएंगे तो वह अभ्यास के माध्यम से आपको पढ़ाने आ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो नहीं आ सकता है, लेकिन कहने का मतलब उसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके बाद रुचि। रुचि एक अवयव है। रुचि क्या है? एक ऐसा अवयव है जो किसी कार्य को सीखने और पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें आप इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अगला लिखा है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति रुचि का ही अंतः संबंध रूप है। कहने का मतलब अभिरुचि मतलब यहाँ पर है अभिवृत्ति, कहने का मतलब यह भी है जो रुचि का ही अंत मतलब अंदर से होना चाहिए, आंतरिक चीज़ें होनी चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कार्य में रुचि है तो वह धीरे धीरे वह कार्य करने लगता है। अगर आपको किसी में रुचि है तो वह धीरे धीरे कार्य को करने लगता है, उसे अभिरुचि कहा जाता है। उससे उसकी आवृत्ति का विकास होता है, जिससे क्या होता है, अभिवृत्ति का विकास होता है। कहने का मतलब वह बोलने में सक्षम हो जाता है, धीरे धीरे उसमें वह प्रक्रिया आ जाती है, वह धीरे धीरे क्या होता है, सीख जाता है। इसके 2 रूप हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक अभिवृत्ति शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती है और नकारात्मक अभिवृत्ति इसमें बाधा उत्पन्न करती है। कहने का मतलब सकारात्मक चीज़ें जो होती हैं वह आपको सही ज्ञान प्रदर्शित करती हैं और नकारात्मक चीज़ें क्या करती हैं, रुकावटें उत्पन्न करती हैं। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। उसके बाद मूल प्रवृत्तियाँ हैं। देखिए मूल प्रवृत्तियाँ इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य में मूल प्रवृत्तियाँ उग्र या शांत रूप से होती हैं। कहने का मतलब कुछ मनुष्यों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको क्या किया जाता है, कुछ दबी हुई होती हैं तो कुछ उभर करके सामने आती हैं, तो उस पर आपका चयन होना चाहिए, उसका निर्धारण होना चाहिए। उसके भावना ग्रंथियाँ हैं। भावना ग्रंथियों अथवा अहम की भावना से संबंध कारक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे शिक्षक के सद्गुणों का भी लोप करता है। देखिए कहने का मतलब भावना ग्रंथियाँ जो होती हैं, कहने का मतलब प्रभावी नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे शिक्षक के सद्गुणों का भी लोप करता है। कहने का मतलब अगर आप में कुछ किसी प्रकार को लेकर के आपको भावना है तो वह आपको किसी चीज़ के लिए विकास नहीं करेगा, और नहीं धीरे धीरे वह क्या करता है, शिक्षक के जो गुण होते हैं उनको भी क्या करता है, धीरे धीरे नष्ट कर देता है।
धीरे धीरे आपका वो भी लुप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब मुझे पढ़ाना है तो मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ जाएं गलत तरीके वाली, तो मैं मतलब धीरे धीरे मेरे शिक्षण का जो गुण होगा वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ शिक्षण कौशल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक तो हम लोग कुछ फालतू चीज़ें पढ़ रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल के बारे में हम लोग बात करेंगे। टीचिंग स्किल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? शिक्षण कौशल कहलाती हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होने वाली क्या सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? शिक्षण कौशल कहलाती हैं। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी अध्यापक किसी भी कक्षा में पढ़ाने जाता है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें पढ़ाने के साथ साथ मुझे कई चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जैसे कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए उदाहरण क्या क्या चीज़ें हैं, उससे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। तो यह सारी प्रक्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? शिक्षण के कौशल पर निर्भर करती हैं। एक बात आप लोग जानिएगा, लेकिन मेरा काम यह नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें, मैं एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझाता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो, और मेरा यही काम है कि मैं आपको किताब से पढ़ाऊं। तो जो चीज़ें हम लोग किताब से पढ़ेंगे, बाहरी चीज़ें अगर मैं आप लोगों को उदाहरण दे करके समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि यह केवल बात करता है। तो बात नहीं, कहने का मतलब बात मैं करता भी हूं तो वह टॉपिक से ही होता है। कहने का मतलब यह टॉपिक जो होता है व्यवहारिक जीवन के अनुसार होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, मतलब शिक्षण अभिक्षमता, मतलब आप किसी को पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, उनके हानिकारक पक्ष और सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, सब पे ध्यान देना है। किस प्रकार से अध्यापक कौन सी क्रियाएं करता है और क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे मेरे भाई। इसके बाद हम लोग इसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसको देखेंगे, पर उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको देख लेंगे, और उसके बाद रिसर्च वाले पे आएंगे। उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे प्रक्रियाएं आपको आगे बढ़ाते हैं, बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो शिक्षण कौशल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, देखिए शिक्षण कौशल, शिक्षण की सभी क्रियाएं विद्यार्थी के अधिगम की ओर सकेंद्रित होती हैं या फिर केंद्रित होती हैं। कहने का मतलब है, देखिए शिक्षण की सभी क्रियाएं विद्यार्थी के लिए क्या चीज़ केंद्रित होती हैं? अधिगम के लिए, मतलब अधिगम की ओर क्या होती हैं? केंद्रित होती हैं। कहने का मतलब सीखने की ओर। आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो वह सीखेंगे ही। क्या करेंगे? आप सीखेंगे ही। और वो क्या होती है? सीखने की ओर केंद्रित होती है। शिक्षक कक्षा में एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है। जैसे व्याख्यान करना, पहले तो पढ़ाएगा, उदाहरण देगा, प्रश्नों को रोचक बनाएगा, कि जैसे मैं आपको कहता हूं कि यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है, तो प्रश्नों को रोचक बनाना, विशिष्ट व महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करना। जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जो विशिष्ट शब्द होते हैं, उनकी व्याख्या करता है, उनके बारे में बताता है। यह कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी क्रियाएं शिक्षण कौशल कहलाती हैं। शिक्षण को एक और विज्ञान माना गया है, एक और क्या माना गया है? विज्ञान माना गया है, और दूसरी ओर कला माना गया है। विज्ञान और कला माना गया है। शिक्षण को क्या माना गया है? विज्ञान माना गया है और कला माना गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि शिक्षण क्या है? विज्ञान और कला है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षण में क्या होता है? क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता पाई जाती है मेरे दोस्त। और कला किससे प्राप्त होता है? अनुभव से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? अनुभव से प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण क्या है? कला और विज्ञान दोनों है।
यह बात मैं आपको पहले ही वीडियो में, शायद दूसरे ही वीडियो में बताया था, बहुत बारीकी से बताया था, और वही चीज़ें आगे भी चलेंगी। देखिए, शिक्षण कौशल शिक्षण के व्यवहार एवं व्यवहारों का एक समूह है। शिक्षण कौशल शिक्षण के व्यवहारों का एक समूह है। शिक्षण कौशल शिक्षण के व्यवहारों का एक समूह है। एक बार नहीं, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षण कौशल शिक्षण के व्यवहारों का एक समूह है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसे अपने व्यवहार में लाइए, अपने जीवन में उपयोग में लाइए। जब आप किसी भी चीज़ को जब अपने जीवन में उतार लेंगे तो वह आपका हो जाएगा और उसे आपको कोई हरा नहीं सकता, उस चीज़ से आपको कोई हरा नहीं सकता। जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूँ। अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 महीने लगभग टाइम है, और 2 महीने में किस प्रकार से कवर करना होगा मैं खुद सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि एक दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो डालना पड़ सकता है, तब जाकर के पूरा टॉपिक खत्म होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग कमेंट करवा नहीं करते हैं, जब कमेंट करेंगे तो वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, और जो मोटिवेशन मिलेगा ना तो एक नहीं 2 4 कम से कम आप पढ़ने वाले बच्चे मुझे मिल जाएं, 20-50 जो भी हैं, केवल 20 ही मिल जाएं। 20 रोज़ाना कमेंट करें, रोज़ाना पढ़ें, तो पक्का मैं 100% कह रहा हूं मेरे दोस्त कि मैं आपका JRF निकलवा के रहूँगा। और फर्स्ट पेपर में जो भी आपको दिक्कत होगा, फर्स्ट पेपर में तो दिक्कत के कोई नामो निशान नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं 200 से 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगभग एक दिन में ही मैं 2 वीडियो में पूरा कवर कर दूँगा, एक 200 क्वेश्चन। और उसके बाद ताकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास टाइम है भी नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद शिक्षण कौशल का वर्गीकरण, शिक्षण कौशल का वर्गीकरण, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। शिक्षण कौशल का वर्गीकरण, शिक्षण का यहाँ से पूछ सकता है कि शिक्षण कौशल में शिक्षक को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्याख्यान, विशिष्ट शब्दों का मतलब विशिष्ट शब्दों का व्याख्यान करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल का वर्गीकरण। यहाँ पर लिख देते हैं शिक्षण कौशल का वर्गीकरण आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आगे यहाँ पर लिख सकते हैं चलिए अंग्रेजी रहने दीजिए, हम केवल हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आई डोंट लाइक इंग्लिश। तो आगे चलते हैं। देखिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के एलन और रायन ने शिक्षण में निहित कौशलों को स्पष्ट करने के लिए उनका निम्नलिखित रूपों से वर्गीकरण किया है। उद्दीपन में भिन्नता, पहला क्या है? उद्दीपन में भिन्नता। उद्दीपन में भिन्नता मेरे दोस्त, भिन्नता, यहाँ पर भिन्नता मैं आपको बताया था। उद्दीपन क्या होता है? दूसरे से चीज़ें जो सीखते हैं उसे उद्दीपन कहा जाता है, और जो स्वयं से सीखते हैं वह आलंबन कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए, शिक्षक जो होता है ना, उद्दीपन में भिन्नता कहने का मतलब उदाहरण कुछ और देता रहा। जैसे आप देखेगा टीचर, अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तब तक देखा कि एक बच्चे का ध्यान उधर है, तो हम कह देंगे अरे बाबू उधरियन का देख रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को। तो कहने का मतलब उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ और पॉइंट उसी में घुसेड़ देता है, कुछ और एग्जाम्पल घुसेड़ देता है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि वह हमारी तरफ देखेगा तो कुछ न कुछ तो सीखेगा। तो वह होता है उद्दीपन में भिन्नता, अर्थात उदाहरणों में भिन्नता, जिससे कि वह मुझसे कुछ सीखेगा। मैं आपको पढ़ करके समझा देता हूँ भाई, किताब में यही लिखा हुआ होगा। मैं जहाँ तक देखिए मैं पढ़ चुका हूँ, शायद मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा पढ़ चुका हूँ, और शायद मुझे लगभग याद होंगे इसमें के सारे टॉपिक।
तो शिक्षक जब कक्षा में देखता है कि विद्यार्थी का ध्यान उसकी ओर नहीं है और जो पढ़ाया जा रहा है वे उसे ध्यान से सुन व देख नहीं रहे हैं, तो पढ़ाते हुए वह जानबूझकर क्रियाओं में परिवर्तन करता है। क्या करता है? जानबूझकर के थोड़ा एक्टिंग करने लगेगा। जैसे कहेगा कि जो बच्चे होते हैं ना, वो कुत्ते की दुम होते हैं, अगर कट जाएगी तब भी इधर उधर करते रहेंगे। तो उस प्रकार से अपने उदाहरण में क्या करता है? परिवर्तन कर, जानबूझ के अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करता है, जिसके कारण विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। तो यही चीजें मैंने आपको बताया। उसके बाद है विन्यास प्रेरणा। विन्यास प्रेरणा, विन्यास प्रेरणा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर विन्यास आ गया। विन्यास क्या होता है मेरे भाई? विन्यास क्या होता है? विन्यास का मतलब यह होता है कि मतलब विन्यास अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर या इमेज के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझाना, इमेज के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझाना, तो यह क्या कहलाता है? विन्यास कहलाता है। तो विन्यास प्रेरणा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विन्यास प्रेरणा क्या है कि एक कहने का मतलब इमेज, अब बगल में क्या किया जाए? एक इमेज सेट कर दिया जाए जिससे कि बच्चे को एकदम आसानी से समझ में आ जाए। मैं इसको पढ़ करके आपको समझा देता हूँ बहुत बढ़िया से। देखिए, विन्यास, जिस विषय की ओर बच्चे प्रेरित होते हैं उसे वे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। इस क्रिया में पाठ की प्रकृति पर शिक्षण कौशल निर्भर करता है। कहने का मतलब होता है कि जिस विषय पे बच्चों को एकदम रुचि होती है कि मुझे ये चीज़ सीखना है, तो उसे बहुत आसानी से सीख लेते हैं और यहाँ पर शिक्षण कौशल निर्भर करता है। उसके बाद है संवरण। संवरण, संवरण का मतलब क्या होता है? संवरण, 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 ठीक, संवरण, ठीक। संवरण क्या मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे संवरण में क्या चीज़ होता है। शिक्षक किसी भी पाठ्य पुस्तक को संक्षेपण कर किसी नवीन पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करती। जैसे कि कहने का मतलब है कि मुझे एक टॉपिक मिल गया प्रदूषण, इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मुझे एक संवरण का मतलब देखिए संक्षिप्त में उसका वर्णन करना। किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए मुझे प्रदूषण के बारे में पढ़ाने के लिए कह दिया गया होगा, आप उसे स्क्रीनशॉट ले करके या फिर लिख करके आप किसी प्रकार से उसे आसानी से समझ सकते हैं। शिक्षण मौन एवं अशाब्दिक संकेत। शिक्षक, देखिए, शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत अगला पॉइंट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि शिक्षक द्वारा कक्षा में शाब्दिक अंतः क्रिया के साथ अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया के कुछ संकेतों व हाव भाव का प्रयोग करता है। यह कौशल कक्षा में अंतः प्रक्रिया को उपयोगी व प्रभावी बनाती है। जैसे कहने का मतलब है शिक्षक अगर चला गया, अब बताइए कि अगर हमको प्रजनन के बारे में पढ़ाना हो तो सारी चीज़ें मैं कहने का मतलब व्याख्यान तो नहीं कर सकता। वहाँ पर बच्चे होते हैं, छोटे बड़े सब होते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें होता है कि उन्हें संकेत के माध्यम से बताऊँ। जैसे अब मान लीजिए हमको लैट्रिन के बारे में बताना हो तो लैट्रिन कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कह सकते हैं मल मूत्र, ऐसे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं संकेत के माध्यम से बता सकते हैं कि जो हम खाते हैं वह जब निकलता है तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे संकेत के माध्यम से कुछ चीज़ें बताते हैं, वह अंतः प्रक्रिया में होती है। तो मौन, इसका मतलब क्या था? शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत, कहने का मतलब होता है कि कुछ कहने के बाद भी मतलब वह पॉइंट मतलब उसका नाम लिए बिना भी कुछ संकेत के माध्यम से बता देता है। प्रश्नों की प्रवाहशीलता, प्रश्नों की प्रवाहशीलता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, देखिए, शिक्षक पाठ्य वस्तु को पढ़ाकर कुछ समय बाद विद्यार्थियों को उसी से संबंधित प्रश्न पूछता है। इससे विद्यार्थी को अनुक्रिया का अधिक अवसर मिलता है, साथ ही पाठ्य वस्तु का रिवीजन भी हो जाता है। जैसे कहने का मतलब जब मैं पूरे टॉपिक पढ़ा लूँगा तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें नहीं पता रहेंगी, पहला नंबर तो आपका हर एक टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, लगभग 250 क्वेश्चन। मैंने आपको कहा ना, एक टॉपिक से केवल टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका 60 पेज में है,
60 पेज में आपका पूरा इसका मतलब जो भी चीज़ें हैं 60 पेज में है, और 60 पेज का हम लोग 250 क्वेश्चन बना करके हम लोग सॉल्व करेंगे, केवल टीचिंग एप्टीट्यूड, केवल एक टॉपिक के 250 प्रश्न। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं खोजपूर्ण प्रश्न। जैसे कहने का मतलब खोजपूर्ण प्रश्न भी क्या है, शिक्षण कौशल में बहुत उपयोगी होते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कहने का मतलब यह है, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है अथवा अपूर्ण या गलत उत्तर देता है तो शिक्षक उसे सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करने अथवा सही उत्तर की दिशा में हल ढूंढने में सहायक प्रदान करता है। इसे ही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों के मन में जो जिज्ञासु प्रश्न होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो वह खोजते रहते हैं। पहले उसको खोजेंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा तो जा करके शिक्षक से पूछेंगे, और शिक्षक जब बता देता है तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीज़ें अपने मन से हम लोग सोचते हैं और जो चीज़ें हम लोग जो प्रश्न हमारे मन में उठता है उसका अगर जवाब मिलता है तो वह जीवन भर रहता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि आप टॉपिक को केवल शब्दों का अर्थ समझने के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, और या फिर आपको नहीं मिलता है तो आप पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसे लिखिए और उसके बाद फिर वीडियो को देखिए। पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, फिर दोबारा वीडियो देखिए, तब जा करके आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी बारीकी से। उसके बाद अगला पॉइंट है उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग। उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग, यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है तो कृपया पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ एक चीज़, उसके बाद मैं बोलता हूँ मेरे भाई। तो उच्च स्तरीय प्रश्नों, तो यहाँ पर लिख देते हैं अगला पॉइंट, उच्च स्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो उच्च स्तरीय प्रश्नों, यह शिक्षण के कौशल का एक पॉइंट है। उच्च स्तरीय प्रश्नों जैसे कहने का मतलब है कि देखिए, उच्च स्तरीय प्रश्नों, जो शिक्षक होता है ना कक्षा में क्या करता है, उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग करता है, जिससे कि क्या होता है कि विद्यार्थी सबसे पहले तो उस प्रश्न, जैसे कहेंगे कि यह आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, आईएएस के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो बच्चा उसको जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। और आईएएस में आपको इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है, संस्कृत के साथ साथ बच्चा संस्कार भी सीखता है। जैसे कहने का मतलब उच्च स्तर से उसको जोड़ देंगे कि यह जो प्रश्न है, मान लीजिए क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी से ही आईएएस में क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है एक क्वेश्चन बना रहेगा और शिक्षक कहेगा कि आईएएस में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो उससे बच्चा क्या होगा कि उसे उसके जहन में वह प्रश्न आ जाएगा और वह बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उसके मन में उतर जाएगा, और उससे क्या होगा कि बच्चा संस्कार भी सीखता है। एक बार मैं आपको इसको पढ़ करके समझा देता हूँ। उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग, उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित और संस्कृत बनाने के लिए, कहने का मतलब संस्कृत बनाने के लिए, कहने का मतलब संस्कार सिखाने के लिए, बनाने के लिए उच्च स्तरों के प्रश्नों का प्रयोग करता है, जिससे विद्यार्थी की जानकारी तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके संस्कार भी अच्छे होते हैं और जीवन में वह सफल होते हैं। यह प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको बताया। व्यवहार का अभिज्ञान व उस पर ध्यान देना, व्यवहार का अभिज्ञान व उस पर ध्यान देना, इसको मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, यह पॉइंट महत्वपूर्ण है। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहारों की पहचान होनी चाहिए, साथ उनके व्यवहारों के अनुकूल शिक्षण में तालमेल बिठाना चाहिए। एक संवेदनशील शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए रुचिकर एवं अरुचिकर प्रक्रिया का यथेष्ट ज्ञान होता है, जिसका उपयोग वह कक्षा में शिक्षण करते समय करता है। कहने का मतलब यह है कि जब शिक्षक किसी भी क्लास में जाता है
जब कोई भी चीज़ पढ़ाने जाता है तो वह विद्यार्थियों के बारे में बहुत कुछ जानता है। कहने का मतलब कौन विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा है, कौन पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, तो उसको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, शिक्षक को हर एक परिस्थितियों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, शिक्षक को विद्यार्थी के व्यवहारों की पहचान होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसके व्यवहार किस प्रकार से हैं। कहने का मतलब शिक्षक को उस विद्यार्थी के व्यवहारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यह पढ़ने वाला बच्चा है या बिना पढ़ने वाला बच्चा है, इसका जानकारी शिक्षक को होना चाहिए। साथ ही साथ उनके व्यवहारों के अनुकूल शिक्षण में तालमेल बिठाना चाहिए और उनसे, कहने का मतलब उनके व्यवहारों के आधार पर क्या करना चाहिए, उस शिक्षण में तालमेल बैठाना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चा किस प्रकार से हमारी बात को सुनेगा और किस प्रकार से नहीं सुनेगा, तो उनमें तालमेल बैठाना चाहिए। वह जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाने का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मार कर पीट करके कभी भी किसी बच्चे को नहीं समझाना चाहिए। एक संवेदनशील शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए रुचिकर एवं अरुचिकर प्रक्रियाओं का अध्यस्त ज्ञान होता है। कहने का मतलब एक अच्छे शिक्षक को, संवेदनशील शिक्षक को कौन विद्यार्थी किस चीज़ में रुचि रखता है और कौन विद्यार्थी किस चीज़ में रुचि नहीं रखता है, इसका ज्ञान होता है, जिसका प्रयोग वह कक्षा में शिक्षण करते समय करता है। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए एक बच्चे को किसी और चीज़ में रुचि है तो उसको उस उदाहरण से समझाएंगे और जिसको जिस उदाहरण से समझ में आएगा उसको उस उदाहरण से समझाएंगे। उदाहरण देकर स्पष्ट करना तथा प्रयोग। उदाहरण देकर के स्पष्ट करना तथा प्रयोग मतलब, कहने का मतलब है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, मैं ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए, पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट व सरल करने के लिए शिक्षकों को उदाहरणों की मदद लेनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कई उदाहरणों से समझा रहा हूँ कि यह प्रक्रिया ऐसी ऐसी होती हैं तथा विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं और तथा विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग करने पड़ते हैं। इसके कारण शिक्षण कार्य प्रभावी या बोधगम्य बन जाता है, जिसके कारण जब आप उदाहरण से किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ समझाएंगे तो वह एकदम अच्छे तरह से बच्चे को समझ में आ जाएगा और उसके बाद और बच्चे रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं, बच्चे रुचि के साथ उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उसके बाद व्याख्यान देना, उसके बाद है नियोजित पुनरावृत्ति। देखिए अब एक एक पॉइंट को संरचना पूर्णता। अब देखिए, शिक्षण कौशल का वर्गीकरण, मतलब कौशल का मतलब है कि शिक्षण कौशल का वर्गीकरण की मतलब, कहने का मतलब इसे किस चीज में, देखिए शिक्षण के कौशल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शिक्षण कौशल के बारे में हम लोग क्या कहें कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी क्रियाओं को शिक्षण कौशल कहते हैं। और शिक्षण कौशल का वर्गीकरण, देखिए शिक्षण कौशल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, इसके बारे में हम लोग बात किए। उद्दीपन में भिन्नता, कहने का मतलब बच्चे को सिखाने में तक क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसे किस प्रकार से करना चाहिए। विन्यास, प्रेरणा, संवरण, उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग, उदाहरणों के माध्यम से प्रयोग। तो ये सारी चीजें, जितने पॉइंट मैं आपको बताया हूं वह सारे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ऊपर लिखा हुआ जितना पॉइंट मैंने आपको बताया वह सारा एकदम लिखा हुआ ऊपर एक एक हेडिंग आ रहा होगा। और इसमें से मैंने आपको 2 हेडिंग नहीं बताया है। व्याख्यान देना 3 हेडिंग, व्याख्यान देना, नियोजित पुनरावृत्ति और उसके बाद संचार पूर्णता रहेगा, वह आप लोग पढ़ करके समझ लीजिएगा। और जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वह कमेंट में आप लोग एक बार बता दीजिएगा। और जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसे पक्का बारीकी से इससे भी बेस्ट समझा के दूंगा आपको, गारंटी के साथ।